तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपका सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम से 2024 का सब्जेक्ट सोशल साइंस जो है, ठीक है, क्लास 10 का, उसका डिस्कस करते हैं लोग, यानी कि सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, जिसमें से 40 को ही बनाना है, पर हम लोग डिस्कस पूरा 80 करेंगे, ताकि जो मैट्रिक का आपका एग्ज़ाम है 2025 फरवरी में, उसमें से इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आपका 5 से 7 क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट एग्जाम में रहेगा, डायरेक्ट, ज़्यादा भी हो सकता है, 10 से 12 भी हो सकता है। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए। और ये पूरा ऑपरेशन है ऑब्जेक्टिव का, एक एक चीज़ बताएंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या है, ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? ला मार्सिले, तो ये फ्रांस का। अपना पड़ोसी देश के बारे में आप जान लीजिए कि बांग्लादेश का है अमार सोनार बांग्ला, जिनको लिखे है रविन्द्रनाथ टैगोर, और हम लोग उसको प्यार से गुरुदेव भी करते हैं, उनको उपाधि मिला हुआ है। और नेपाल का है साउंग युंगा फुल्का, जिसका अर्थ होता है हम सैकड़ों फूल हैं। ठीक है, और इनको लिखे हैं कवि प्रदीप कुमार राय। बगल का देश एक श्रीलंका है। श्रीलंका का जो राष्ट्रगान उसका नाम है श्रीलंका मठ, और इंग्लिश में बोलते हैं मदर श्रीलंका। इनको लिखे हैं आनंद समरकोट। ये काफ़ी अपने गुरुदेव से प्रभावित थे, रविन्द्रनाथ टैगोर से, और कहा जाता है कि इनके ही तर्ज पे ये लिखे हैं अपना श्रीलंका मठ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो ये संधि था कुस्तुनिया का, आप लोग क्लास में पढ़े हैं, जो 1982 में हुआ था। आइए, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? देखिए बच्चा, नई आर्थिक नीति जो विश्व में लागू हुआ था 1921 में लागू हुआ था ग्लोबली, ठीक है, लेकिन भारत में 1991 में लागू हुआ था, जिसको लोग बोलते हैं LPG, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब उदारीकरण और निजीकरण और आपको वैश्वीकरण, ठीक है। मतलब LPG, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये भारत में आया था 1991 में, इसको याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बोलते हैं हम लोग उसको रॉबर्ट ओवन को। 5 नंबर देखिए, मेंशेविक दल का नेता कौन थे? लेनिन, आप पढ़ चुके हैं। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी? ये हुई थी हो चिंग मिन के अध्यक्षता में, उसका नेतृत्व किए थे। पाथेट लाओ जो है, ये चीन का एक तरह से और हिंद के साथ संबंध को दिखाता है। चीन अपने आसपास के देशों के साथ में एक पैक्ट किए थे। 8वां है, गांधी जी एवं डॉक्टर भीम अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? आप जानते हैं, पूना समझौता, पूना पैक्ट भी बोलते हैं हम लोग उसको। 9वें हम लोग देखते हैं, अंडमन कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था? ये पावर लूम का। ठीक है, अब देखिए, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? ये आप देखिए, याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय। विक्टर एमुंडल ने किसके प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? ये काउंट काबूर को 1852 में। ये काफ़ी अच्छा फैसला था विक्टर एमुंडल का, क्योंकि ये राजनीति में उनको गहरा नॉलेज था। कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित थे? ये जर्मन नेता हिगल के प्रभावित थे, सॉरी, जर्मन विचारधारा थी हिगल। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? आप जानते हैं, लेनिन दिए थे। 14 में आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सब पढ़े हुए आप लोग, रूसो ने लिखी थी। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में आया था बच्चा। 16वां है, किस समझौता ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था? ये जेनेवा समझौता था, इसको याद रखेंगे आप। 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की गई थी जर्मनी में। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में, 1914 में। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बात है उस टाइम का। 18 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि दी थी? देखिए, इसको नाइट की उपाधि मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, इन्होंने अपना उपाधि को वापस कर दिया था। रानी गेडेल्यू ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया था? मणिपुर और त्रिपुरा में। ये महान थी, नॉर्थ ईस्ट से आपको कि ये महान स्वतंत्रता सेनानी थी रानी गेडेल्यू, जिनका जन्म मणिपुर में 26 जनवरी 1915 में हुआ था। ये है रानी गेडेल्यू। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में पारित हुआ था? आप सब जानते हैं, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था, वहीं पर हुआ था। 19 दिसंबर 1929 को ये हुआ था, और बाद में चल के 26 जनवरी 1930 को ये सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दिया था। यहाँ पर सिंबॉलिक रूप से किया गया था 19 दिसंबर को 1929 में, और बाद में 26 जनवरी 1930 को सार्वजनिक तौर पे घोषणा कर दिया गया था इस चीज़ का, इसको अब याद रखेंगे। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? देखिए, बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था ना, वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था,
और बाद में जन विद्रोह के कारण से 1911 में लॉर्ड हार्डिंज जो है इनको वापस ले ली थी। तो आप चीज़ों को याद रखेंगे, यह हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि कब लागू हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हुआ था और वापस ले लिया 1911 में। और किसने वापस लिया? लॉर्ड हार्डिंज ने। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है? वो लेटराइट में होता है। और उच्च कोटि का लौह है मैग्नेटाइट में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जामनगर में। रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहाँ पे कारखाना। निम्न में किस आधार मानकर धातर की ऊंचाई मापी जाती है? देखिए, जो भी ऊंचाई हम लोग नापते हैं ना, पहाड़ का हो या स्टेशन का हो, तो हम लोग जो सतह है, सागरीय सतह है, समुद्री सरफेस, सी लेवल, उससे हम लोग नापते हैं। ठीक है। निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं? आप जानते हैं बिहार बाढ़ से दोबारा आता है, तो भारत को बोलते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। वहाँ पे एक और है भितरकनिका। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में कान्हा और माधव नेशनल पार्क, दोनों भगवान कृष्ण के नाम से है। और भी वहाँ पे है। हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन, इंद्रकिला, खीर गंगा, पेन वैली। तो इस पिन वैली, आप इन सब नामों के ऊपर याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। सागर सम्राट क्या है? एक ड्रिल जलियान है। देखिए, बहुत लोग आपको पढ़ाएंगे तो हो सकता है आपको गलत नॉलेज देंगे। ये क्या है, क्या है, आप जब डिस्कस करते हैं कहीं से तो ऑथेंटिक चैनल से देखा कीजिए आप। ये नहीं कि आप 2 दिन पहले देख लिए और गलत याद कर लिए। सागर सम्राट जो है ना, ड्रिल जलियान है, जो मुंबई के आसपास तेल खनन वाले काम में करता है। ठीक है। पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? देखिए, पूछ रहे नहीं है। मथुरा में है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। मथुरा पड़ता कहाँ पे? यूपी में बाबू। और हल्दिया पड़ता वेस्ट बंगाल पे। यहाँ पे भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है। और जामनगर में आप जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री जो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, पड़ता है गुजरात में। पर सूरत में कोई तेल शोधक कारखाना नहीं है। निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के नहीं सतह? अच्छा, जो समुद्र से नज़दीक है तो ये विशाखापत्तनम का है, आप जानते हैं ये। और जो भद्रावती है कहाँ है? कर्नाटक में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। बोकारो झारखंड में। निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है? व्यापारिक मतलब क्या? जिसको आप इमीडिएट खरीद बेच सकते हैं, वो चाय, कॉफ़ी, कवर, रबड़, ये सब है। वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ये बेंगलुरु में हुआ था। कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया था? याद रखना, भारत में सबसे पहले जो है था ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये 1965 में कांडाला में आया था। आप जहाँ से पढ़ते हो अच्छे से पढ़ो और आप सही और गलत में तर्क समझो, कौन क्या पढ़ा रहा है आपको। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और बिहार में भी एक हाजीपुर जगह जो पूर्व मध्य रेलवे का है। ये पूर्व रेलवे का याद रखना कोलकाता है और पूर्व मध्य रेलवे का है हाजीपुर। तो हम लोग देखो 80 क्वेश्चन है ना, अगर 2 नॉलेज भी सबसे लिए तो 160 क्वेश्चन का नॉलेज यहाँ पे लिए। और एग्जाम में 40 करना होगा तो आप 4 गुना फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे ले रहे हैं। तो आपका तो एग्जाम में मांग चलते हैं 10 से 15 या 20 भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है अगर इस तरह से आप डिस्कस करते रहेगा तो। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र में होती है ज्वार की। सामुदायिक संसाधन क्या है? पंचायत भवन। इनमें से भूस्खलन प्रबलन क्षेत्र में ढलान का मकान बनाना। देखिए, जो पहाड़ है और यहाँ पे भूस्खलन का मात्रा खूब ज़्यादा होता है, आप यहाँ मकान बना लोगे तो आपका मकान भी भूस्खलन से ढह जाएगा, इसलिए बोला जाता है कि अनुचित है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? इनमें से सभी, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन सब प्राकृतिक आपदा है। भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र कहाँ पर? ये झारखंड में हुआ था स्थापना 1924 में, घाटशिला में। ये सिंहभूम एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, झारखंड के घाटशिला जगह, जहाँ पे है तांबा प्रगलन संयंत्र। याद रखेंगे, 1924 में खुला था। निम्न में से किस में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? देखो, पीटवा लोहा होता है ना, पीटवा लोहा, उसमें सबसे कम होता है। ठीक है, पीटवा कोयला। और जो एंथ्रासाइट होता है उसमें सबसे अधिक होता है। एंथ्रासाइट में लगभग 87% होता है और पीटवा में 0.08%। तो ये बहुत कम है, ये बहुत अधिक है। आप इनको भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। आप इस तरह से पढ़िए चीज़ों को। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आप जानते हैं मानसीराम में। ये कहाँ पड़ता है बाबू? मेघालय। पहले चेरापूंजी था, अभी मानसीराम है। यह सालाना औसत जो है 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है। याद रखना, 11,872 मिलीमीटर। किससे जल गुलार्त करते हैं? तो उत्तरी गुलार्त को जल गुलार्त बोलते हैं। 1977 में पूर्व कर्नाटक, अच्छा 1977 से पहले कर्नाटक नाम क्या था? मैसूर नाम था, आप जानते हैं इसको। पंचायत सचिव की ड्यूटी कौन करता है? ये राज्य सरकार करता है, संबंधित राज्य सरकार करता है।
बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सा भाषा बोलता है? ये डच बोलता है। निम्न में से क्या संघ सूची का विषय है? विदेशी मामला जो है ना, वो अब ये संघ सूची का विषय नहीं होता है, ये केंद्र सूची के अंतर्गत आता था। लिच्छवी गणतंत्र कहाँ है? सब जानते हैं। पहला गणतंत्र राज्य वैशाली अपना बिहार में पड़ता है। दल बदल कानून किस पे लागू होता है? नेताओं पे, सांसद और विधायकों पे। नगरपालिका के कार्य क्षेत्र विषयक संविधान को किस अनुसूची में ऐसे देखिए, नगरपालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस, नगरपालिका जो विषय 12वीं में आता है। 12वां क्वेश्चन बात है हम लोग। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? नागौर जिला। देखो 1959 में नागौर जिला के गाँव है बागड़ी गाँव, याद रखना बागड़ी गाँव, वहाँ से शुरुआत हो। राजस्थान जिला के नागौर जिला के राजस्थान में नागौर जिला के बागड़ी गाँव में, ठीक है, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन। गांधी जयंती कब होता है बाबू? ठीक है ना, उस दिन पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नागौर राजस्थान में पड़ता है, 2 अक्टूबर 1959 1959। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जानते हैं आप। नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन वो गलत लग रहा है हमको, मतलब सॉरी ऑप्शन गलत लग रहा है इसका। क्वेश्चन तो ठीक ही है। 1960 के दशक में इसको आज़ादी मिला था नाइजीरिया को, ठीक है, और उसके 3 साल बाद 1963 में अपने आपको खुद को ये संघीय गणराज्य घोषित कर दिया था। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1963 होगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? ये काशीराम है। बाद में उस पार्टी को मायावती राम उसकी बोली बेटी थी, तो वो टेक ओवर की और आगे चलाई। निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार, देखिए लोकतांत्रिक सुधार जो है ना, वो सूचना का अधिकार 2005 में का अधिकार आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसको कहा जाता है बाबू। इनमें से खास करके लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप सब जानते हैं, पत्रकार, प्रेस। जो 1910 प्रेस एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों में बांटा गया था? और सॉरी क्या बोल रहे हैं इसमें, 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था? तो 1956 में जो है ना 14+6 का कॉन्सेप्ट आया था, 14+6, जिसमें 6 था यूनियन टेरिटरी और 14 था राज्य। आप हमको राज्य का नाम कमेंट करो और जान लो उस समय का यूटी कौन कौन था। दिल्ली यूटी था, हिमाचल प्रदेश यूटी था, मणिपुर यूटी था, त्रिपुरा यूटी था, अंडमान निकोबार यूटी था और लक्षद्वीप यूटी था। ये 6 यूटीज थे, ठीक है। और 14 का स्टेट था, उसका नाम बताओ तुम लोगों को। पढ़ाई का मतलब ये है कि पूरा डिटेल्स में पढ़ना, ये नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़े छोड़ती है। स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? देखिए ये बनी थी 1977 में, 1977 में। कैसे बना था? 1975 में इमरजेंसी लागू की थी, हो गया था इंदिरा गांधी टाइम में, ठीक है। बहुत सारे कारण थे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद 2 साल बाद 1977 में चुनाव होता है 6वीं लोकसभा का, ठीक है। उसमें 16 मार्च से 20 मार्च तक वोटिंग हुआ, जिसमें जीत के आए मोरारजी देसाई, और ये जनता दल की तरफ से थे, ठीक है ना। तो इनका जनता दल का पार्टी बना था और ये गैर कांग्रेसी थे, याद रखना। 77 में प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, और ये गैर कांग्रेसी थे। एक दलीय प्रणाली जहाँ एक ही दल होता है वो चीन में है, आप जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का। ताड़ी विरोधी आंदोलन किसने किया था? महिलाओं लोगों ने की थी। निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है? देखो ग्राम कचहरी, ग्राम सभा, ग्राम रक्षक दल, जो जितना भी है ना, ये सब पंचायती व्यवस्था में आता है। इसमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? एक जानते हैं आप, यूटी में आता है, जम्मू कश्मीर। जीवन यापन का जहाँ बात आ जाए ना, तब समझो अर्थव्यवस्था का बात वहाँ पे कर रहा है। बैंकिंग को किस क्षेत्र में रखा गया? बैंकिंग आता है सर्विस सेक्टर में, यानी तृतीय क्षेत्र में। मानव विकास सूचकांक के दृष्टिकोण से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है? इसमें से बाबू नॉर्वे सर्वोपरि है, लेकिन ऐसे अभी जो हालिया रिपोर्ट आया है 2023-24 का, उसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे है, सेकंड पे नॉर्वे है, थर्ड पे आइसलैंड, और यही तीनों हमेशा टॉप में रहता है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति है, पर कैपिटा नेशनल इनकम। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय है, सॉरी, पर कैपिटा नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन है? देखिए राष्ट्रीय आय समिति बनी थी 1949 में भारत में आय का गणना करने के लिए। उस समय के महान प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जो थे, ठीक है, ये महान स्टेटिक्स थे, ठीक है ना, तो ये इनको उनका अध्यक्ष बनाया गया था, पीसी महालनोबिस को। निम्न में से
69 में निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? देखिए, राष्ट्रीय आय में अंतिम और पुरानी और मध्यवर्ती इन सबको गणना देना इसमें नहीं है। आपको अलग से पढ़ाएंगे नेशनल इनकम के बारे में। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार का लोन देती है? ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का लोन देती है बाबू, ये लॉन्ग टर्म लोन नहीं देती है। निम्न में से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है? जनरली ये चालू खाता होता है ना, वो व्यापारी लोग के लिए होता है, बिजनेस अकाउंट के लिए। इस पर इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, सामान्यतः वैसे बहुत सारे अकाउंट में मिलता भी है। किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? देखिए, जो प्राइमरी सेक्टर है बाबू, उसमें सबसे अधिक जनसंख्या अपने लगा हुआ है, यानी कि कृषि क्षेत्र में। आप देख लो, हालांकि इनकम आता है आपका सेवा क्षेत्र से, लेकिन कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक लोग इन्वॉल्व हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? 2004 में। काम के बदले अनाज, ठीक है। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? गैर आर्थिक मतलब क्या? जहाँ पे पैसा का लेन देन कम है, यानी शिक्षा, बैंकिंग, यातायात और संचार, ये सब क्या है? मनी के बारे में। सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग इनमें से क्या है? आपको पढ़ाए थे हम, एलपीजी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरेशन हो उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन हो गया निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? वैश्वीकरण। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 दिसंबर मनाते हैं हम लोग। और एक होता है विश्व उपभोक्ता दिवस, वो 15 मार्च को मनाते हैं, याद रखना। 15 मार्च को विश्व, और राष्ट्र अपने भारत का 24 दिसंबर को। किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों को खाते हैं? निजी जब भी आ गया तो पूंजीवादी हो गया, कैपिटलिज्म हो गया ये इकोनॉमिक। और भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है बाबू? ये मिश्रित है भारत का, याद रखना। भारत में वर्तमान में भारत के आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है? भारत में वर्तमान में जो है ना, आर्थिक नीति निर्धारण काम नीति आयोग के पास था। 1905 में ये योजना आयोग बना था, योजना आयोग, और 1950 में, और 1 जनवरी 2015 में आके ये नाम चेंज होकर बन गया आपको नीति आयोग, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? जो आरबीआई आप जानते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टॉप बैंक है इंडिया, बैंकों का बैंक, इसको हम लोग बोलते हैं बैंकों का बैंक। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था, कहाँ पे? कोलकाता में। चलिए, तो इसके साथ आपका 80 क्वेश्चन खत्म हो गया है, और हम कोशिश किए 4 से 5 आपका एक क्वेश्चन में अलग से नॉलेज दिए। तो आपके पास आप देखोगे यहाँ पे तो 80 चौका 320, 300 से 400 आपको नॉलेज एक्स्ट्रा मिला है इसमें। आप इसको कैरी ऑन करोगे। डिस्कशन हम लोग का अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये 3 चीज़ करो, दोस्तों को शेयर करो। अच्छा लगता है तो आप हर महीना अपने चैनल पर आके ये चीज़ देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगला आपका जो एग्जाम का सब्जेक्ट है वो कुछ देर में हम लोग अपलोड कर देंगे इस पर।